विवेक जी, आपसे एक दो चीजें जो मतलब मेरे दर्शक भी हैं और थोड़ा मैं भी आपसे समझना चाह रहा हूं। मेरा वो तो एक मेरे हितेश बयानी साहब है, वो कह रहे हैं कि हिम ऑपोजिशन इज नॉट एज स्मार्ट एज नरेंद्र मोदी। दूसरा वो कह रहे हैं हुक और क्रुक, नरेंद्र मोदी विल विन द इलेक्शन, ऑपोजिशन इज स्टूपिड। अब एक परिभाषा ये देखना होगा कि क्या अनिल अंबानी स्मार्ट हैं और क्या जो बाकी उद्योगपति, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह स्मार्ट हैं, क्या राम रहीम स्मार्ट है। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि ये हमको और आपको भी समझना होगा। अगर हम इसको बीजेपी की स्मार्टनेस समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि बाकी विपक्षी स्टूपिड हैं, तो हमें एक तो चीज ये है। दूसरा, जो नेम शेमिंग का काम बीजेपी करती है कि इतनी गाली दो, इतनी गाली दो, कि वो 10 दिन तक लगातार गाली दो, 11वें दिन अगर हो जाए तो वो आपको जो घर में झगड़ा हो गया, हेमंत सोरेन के छोटे भाई उनको छोड़ के चले गए, ये सिर्फ नेम शेमिंग कर रहे थे। मुझे मेरे दो प्रश्न, एक तो यह है कि अगर चंपई सोरेन जैसा व्यक्ति इस देश के हर राज्य में मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो रोल मॉडल है मेरे हिसाब से किसी भी चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठने का, चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन जैसे लोग रोल मॉडल हैं। एक दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट चीज यह है, जो शशि भाई साहब प्रश्न उठा रहे हैं, इसकी कोई व्याख्या करेगा कि 31 जनवरी से जो कुछ भी झारखंड में हुआ, आज जो हेमंत सोरेन जी का भाषण हुआ, मुझे लगता है उस भाषण का जो केंद्र बिंदु था वो आदिवासी बनाम वनवासी वाला जो एक डिबेट है, ये डिबेट कभी था भी नहीं। ये डिबेट तो आरएसएस ने शुरू किया है। मतलब आदिवासियों को आदिवासी न कहते हुए उनको वनवासी कहना, ये जो रीत है ये संघ ने शुरू की है। वो जैसे मुझसे पहले भी कहा गया है, वो इसलिए कि अगर आदिवासी कहते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि इस देश के मूल निवासी तो आदिवासी थे और बाकी जो मनुवादी ताकतें हैं वो बाहर से आई थी, ऐसा उसका अर्थ होता है। और उस अर्थ को कतई जनता में वो अर्थ प्रसारित न हो और जनता में उस अर्थ को मजबूती न मिले, ये इस पूरी कोशिश का एक भाग संघ का ये प्रचार रहा है कि वो आदिवासी जो शब्द है वो आदिवासी न होते हुए वनवासी है। मुझे लगता है यही होना चाहिए 2024 के डिबेट का, आदिवासियों के बीच में इस डिबेट का विषय। जो बात सोरेन जी ने कही है उसको उस बात पर बीजेपी को और संघ परिवार को एक चैलेंज देना और उस बात को मुख्य बिंदु बनाते हुए एक डिबेट छेड़ना, ये मुझे लगता है कि होना चाहिए। बीजेपी के जितने भी ट्राइबल एमएलएज, एमपीज, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सबको, जो नॉन बीजेपी के एमपीज, एमएलएज और नुमाइंदे जितने भी हैं, उनकी तरफ से ये चैलेंज होना चाहिए कि आप पहले ये बताइए कि आप अपने आप को आदिवासी मानते हैं या वनवासी। बाद में इलेक्शन में आपको जो कुछ कहना है वो बात बाद में कहिए, पहले ये बताइए कि आप आदिवासी है या वनवासी। जैसे बीजेपी एक भावना के आधार पर राजनीति करती है, आप हिंदू है या फिर आप हिंदू विरोधी है, इस तरह का एक बाइनरी बीजेपी खेलती है। मैंने शायद आप ही के प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में बताया था, तमिलनाडु में उन्होंने इस तरह का एक कैंपेन छेड़ दिया है। अभी वो लोगों को एक अपील दे रहे हैं व्हाट्सएप पे इधर उधर कि आप मैं कसम खाता हूं कि मैं किसी भी हिंदू विरोधी, हिंदू हित विरोधी या सनातन धर्म के विरोधी कैंडिडेट को अपना मत नहीं दूंगा। इस तरह की प्रतिज्ञा का एक प्रारूप वो सारे मतदाताओं के बीच में व्हाट्सएप कर रहे हैं। तो उन्होंने वहां पर हिंदू बनाम गैर हिंदू, मतलब सच्चा हिंदू बनाम झूठा हिंदू, जबकि झूठे हिंदू वो खुद है और जो सच्चे हिंदू है वो उनके पक्षधर नहीं है, लेकिन वो सच्चे हिंदुओं को झूठा हिंदू साबित करने में और अपने आप को सच्चा हिंदू साबित करने का जो उनका कैंपेन है वो चल रहा है। तो वो इमोशनल एक ब्लैकमेल, इमोशनल एक अपील लोगों से करवा के इस तरह के भावनात्मक मुद्दों में लोगों को उलझाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी
उसी दृष्टि से जैसा वो आपके किसी रीडर ने कहा, मैं उनसे सहमत हूँ कि बाय हुक और बाय क्रुक मोदी जी करेंगे, वो कर ही रहे हैं। क्या उन्होंने झूठ क्या कहा? वो तो किसी भी तरीके से अगर उनको चुनाव जीतना है वो जीतेंगे, वो जीत रहे हैं। और वो उसके लिए कोई भी किसी भी तरह का नियम, किसी भी तरह का कानून का अगर उनको ताक पर रखना है तो वो रख रहे हैं। वो असंवैधानिक रास्तों से भी काम कर रहे हैं। वो 10 दिन प्रधानमंत्री पद से छुट्टी लेकर वो मंदिर मंदिर घूमते हैं और फिर 11वें दिन आकर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी परमिशन नहीं है। और उनके भक्तगण कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने पिछले 20-22 साल में एक छुट्टी नहीं ली। तो संविधान को ताक पर रखकर भी अगर इलेक्शन जीतना पड़े तो वो जीतना है। ये तो इस मिशन पर मोदी तो आज से नहीं 2002 से निकले हैं। भी कौन सा संविधान आपको परमिशन देता है कि किसी दंगे में मरे या फिर किसी हादसे में मरे लोगों की लाशें लेकर आप उसकी यात्राएं निकालें? कौन से संविधान में? तो 2002 के दंगों से चल रहा है असंवैधानिक मार्गों से काम करना, वो तो करेंगे ही। लेकिन फिर आपको उनको उनके प्लैंक पर आपको उनको कॉर्नर करना है, वो कैसे करेंगे आप? तो आपको आदिवासी बनाम वनवासी ये डिबेट बड़े पैमाने पे छेड़ना होगा। बीजेपी के जितने भी लोग हैं आदिवासी, उनके ट्राइबल जो भी ये फ्रंट्स है बीजेपी के, आदिवासी नेता जो है उनसे उनको लोगों ने कन्फ्रंट करना चाहिए और पूछना चाहिए, आप बताइए आप आदिवासी है या वनवासी? आप अपने आप को क्या मानते हैं? इस तरह से एक बड़ा युद्ध इस मुद्दे पर छिड़ना चाहिए। मुझे याद है 2013 या किसी 12-11 ठीक से याद नहीं, लेकिन प्रतिनिधि सभा नागपुर में जो होती है हर 3 साल के बाद, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकारिणी का चयन होता है, तो वो हर 3 साल के बाद वाले प्रतिनिधि सभा का नागपुर में आयोजन हुआ था। उसका कवरेज करने में गया था इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से। और वहाँ फिर आखिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसको एड्रेस करते हैं वो सरकारी विभाग जो होते हैं, उस समय भैया जी जोशी थे। तो वो ट्राइबल एरियाज के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आदिवासी क्षेत्रों में क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो धर्म प्रसार के लिए लोगों को प्रलोभन देते हैं। यानी वो धर्म प्रसार जो है वो सेवा, और जो सेवा कार्य करते हैं वो सेवा के लिए नहीं करते, सेवा के पीछे, सेवा की आड़ में वो धर्म प्रसार करते हैं, सेवा के लिए सेवा नहीं करते। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया था कि आप फिर किस बात के लिए आदिवासी क्षेत्रों में आपका जो भी वनवासी कल्याण आश्रम काम करता है वो किस मकसद से काम करता है? क्या आप उस मकसद से काम नहीं करते कि आदिवासी जो है उनका धर्म परिवर्तन न हो? आप उनके लिए जो काम कर रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरी तो खैर 200 साल से काम कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में। आप तो 1980 के बाद ही काम पे लगे हैं। आपकी स्थापना हुई 1925 में, लेकिन आपका सेवा कार्य जो है, आरएसएस कभी सेवा कार्यों में नहीं था। सेवा कार्य ये आफ्टर थॉट है आरएसएस का, क्योंकि उनको समझ में आया कि उनकी विचारधारा जो है वो ऐसे ही लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप वो लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, कुछ सेवा का एक प्रोग्राम शुरू नहीं करेंगे, तब तक लोग उनकी विचारधारा से जुड़ेंगे नहीं, ये उनको पता था। इसलिए 80 के दशक में जाकर, मतलब स्थापना के करीब 55 साल के बाद सेवा कार्य आरएसएस ने शुरू किए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका सेवा कार्य जो चलता है वो तो धर्म परिवर्तन न हो इसके लिए चलता है, सेवा के लिए सेवा तो आप भी नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो आप 1925 से ही कर रहे होते। तो उस पर वो बहुत गुस्सा हुए थे, मुझे याद है उनके चेहरे पर मुझे गुस्सा दिखा था। हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिया उसका और कहा कि ये सच नहीं, हम सेवा के लिए सेवा करते हैं, और इस तरह का कुछ उन्होंने जवाब दिया था। तो ये जो झूठ है, ये फरेब जो है जिनके पास, जिनके तरफ आपके गवर्नमेंट का, आपके समाज का कभी भी ध्यान नहीं गया, उसके तरफ क्रिश्चियन मिशनरीज ने ध्यान दिया। हो सकता है वो प्रलोभन देते हो, सही है, कई बार होता है ऐसा, लेकिन ठीक है। अब जिनके पास कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, उनको आप खाने पीने के लिए कुछ दो और वो आपके धर्म का स्वीकार करे। ऐसा कौन सा धर्म उनके पास था कि जिसके बदौलत वो बहुत अच्छी स्थिति में थे? उनके पास तो कुछ भी नहीं था। अब उनको धर्म भी मिल गया और खाने पीने की चीज भी मिल गई, तो क्यों ना लेते? वो क्या गलत है, क्या बुरा है? इस तरह की बातें जब आप इनके साथ इस तरह का डिबेट करते हैं
तो ये आग बबूला हो जाते हैं। ये सही बात है कि उन्होंने दलितों का भी उसमें नाम लिया सोरेन जी ने, जो सही है। ये दलितों का भी, दलितों के प्रति भी इनके मन में अंदर से विद्वेष है। कहते ऊपर से ये है कि ये आरक्षण जो है वो जब तक दलित न चाहे, जब तक आरक्षित लोग जो है वो न चाहे कि अभी आरक्षण हमें चाहिए, तब तक आरक्षण होना चाहिए। इस तरह की बहुत ही बड़ी बात कहते हैं। कोई सोचेगा कि आरएसएस के प्रमुख कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन आप अंदर से देखिए, आप आरएसएस के स्वयंसेवकों से बात कीजिए, उनकी बातों में जो दलितों के प्रति एक विद्वेष की भावना है। हमारे तो एक फैमिली फ्रेंड है, वो तो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो जेनेटिकली सुपीरियर रहते हैं, ऐसा ऐसा भी उनका कहना है। तो ये और दलितों के खिलाफ ये अंदर से मेरिट बचाओ आंदोलन भी चलाते हैं, ऊपर से पॉलिसी के लेवल पर बात करते हैं कि हम आरक्षण के पक्षधर है, और जमीन पर कार्रवाई चलती है आरक्षण के खिलाफ। बहुत डिराइजिव टोन्स में बात करते हैं। मैंने कई आरएसएस के लोगों को सुना है कहते हुए कि वो दलितों को महाराष्ट्र में एक वोटे ऐसा कहते हैं। एक वोटे इसलिए कहते हैं कि चौकों में जो अम्बेडकर जी का पुतला होता है तो उंगली उठाकर, एक हाथ में किताब दबाए हुए और एक हाथ से उंगली उठाकर, वो उनका पुतला हमेशा इस एक टिपिकल फॉर्मेट में एक पुतला होता है, तो एक उंगली वो आगे उठाकर दिखाते हैं। तो ये डिराइवली उनको एक वोटे कहते हैं, और दलित यानी कौन, तो एक वोटे। तो इस तरह से ये दलितों के प्रति भी इनकी एक घृणा है, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन्होंने दलितों आदिवासियों को अपने घेराबंदी में इस तरह से पकड़ लिया है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हाल के ही जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं जहाँ पर कांग्रेस बहुत स्ट्रांग थी, वहां पर अभी इन्होंने बाजी मार ली है, तो उनको भी बरगलाया जा रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि ये किसी भी लिहाज से, किसी भी दृष्टि से आदिवासी दलितों के पक्षधर न होते हुए भी इन्हीं तबकों से इनको अच्छा समर्थन भी प्राप्त करने का एक इंजीनियरिंग इन्होंने मास्टर किया है। तो उसका मुकाबला होना चाहिए। ये जो ढोंग है और ये जो झूठ है, उसको आदिवासी समाज के अंदर से जब तक चैलेंज ना हो तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो सोरेन जी ने बहुत राइट टोन आपने अपने भाषण में आज लगाया है, वो शुरू किया है। मुझे लगता है आदिवासी बनाम वनवासी, ये डिबेट अगर इलेक्शन में छिड़ जाए तो बीजेपी बैकफुट पर रहेगी, क्योंकि अगर वो बार बार ये कहेगी कि नहीं आदिवासी नहीं है, ये वनवासी है, जो कह नहीं सकती वो अगर कहने की कोशिश करेगी तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हार जाएगी। तो कॉर्नर करने के लिए बहुत सी बातें, मैं आपके इस लीडर से सहमत हूँ, बहुत सी बातें हैं कॉर्नर करने के लिए जिस पर कॉर्नर नहीं किया जा रहा है। कई ऐसी बातें हैं जो ये करते हैं जिसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती। कैबिनेट का रेजोल्यूशन है 1947 15 अगस्त को शहीद मिला इस देश को, और आत्मा मिली 22 जनवरी 2024 को। इतना बड़ा इस देश का अपमान आज तक कभी किसी ने नहीं किया था। मतलब ये देश जो है मृत था 75 वर्ष, ये इस देश में जान नहीं थी, आत्मा नहीं था। इतना बड़ा इस देश का अपमान कैबिनेट के रेजोल्यूशन से किया गया, उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हुआ। इस मुद्दे पर अगर पूरे देश में अपोजिशन आंदोलन छेड़ता तो इस रेजोल्यूशन को वापस लेने के अलावा बीजेपी के पास मोदी जी के पास कोई चॉइस नहीं बचता। लेकिन उसके ऊपर कुछ बवाल नहीं हुआ, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। 26 जनवरी के दिन हर जगह इन्होंने भगवा झंडा फहराया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर फहराया। मंड्या में तो इन्होंने कर्नाटक में हनुमान का ध्वज फहराया तिरंगा उतारकर, और जब वो वहां के अधिकारियों ने वो भगवा ध्वज निकाल लिया तो उनके खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन कर रहे हैं। वो इस हद तक इनका जो ये क्या कहें, अभी किस शब्द का इस्तेमाल करें, मुझे तो उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन वो है कमीनापन ही, उससे ज्यादा, उससे अलग कुछ नहीं कहा जा सकता है, डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता है। तो मतलब गलत चीजों के बारे में वो अगर एजिटेशन कर सकते हैं, गलत चीजों के लिए अगर वो एजिटेशन कर सकते हैं, तो आप सही चीजों के लिए नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते हैं? मैं समझता हूँ भारत जोड़ो यात्रा वगैरह सब ठीक है, अच्छी बात है और अच्छे मकसद के लिए हो रही है, लेकिन बीजेपी को कॉर्नर करने के लिए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सही ढंग से उठाया नहीं जा रहा है। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपको इमोशनल इश्यूज पर ही बीजेपी को कॉर्नर करना है, ये बीजेपी इमोशनल पर ही है। उस आप अनएम्प्लॉयमेंट
और बेरोजगारी और महंगाई पर बात करेंगे तो उन बातों का असर लोगों पर होने से अभी काफी समय हो गया, उन बातों का असर नहीं होता है। भ्रष्टाचार की बात आप कर ले, नहीं होता है। मोदी जी इतने भ्रष्टाचारियों को पार्टी में ले चुके हैं, उस बावजूद उसके लोग के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इमोशनल मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर वो कॉर्नर हो सकते हैं, उन पर कॉर्नर करना चाहिए। और ये इस स्ट्रेटेजी के साथ में अगर आज के बाद आदिवासी क्षेत्रों में केवल आदिवासी बनाम वनवासी इस टर्मिनोलॉजी का डिबेट छिड़ जाए तो बीजेपी को नुकसान आदिवासी क्षेत्रों में होना तय है, ऐसा मैं समझता हूँ। आनंद जी।